हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में आज अपन पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस, जो कि आपकी हरियाणा एडीओ के जो आपके मेंस के लिए आंसर राइटिंग है उसके सिलेबस में है। और सिलेबस में आपको बता दूं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं: इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन, नेचुरल रिसोर्सेज, देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट एज फैक्टर फॉर क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, और एग्रो इकोलॉजी जिसमें क्रॉपिंग पैटर्न इंडिकेटर्स फॉर एनवायरनमेंट ये आ जाएगा। और फिफ्थ जो टॉपिक है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एंड एसोसिएटेड हजार्ड्स, क्रॉप एनिमल और ह्यूमंस के लिए आ जाएगा। और फिर है क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स, और ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग है। और एडवांस टूल फॉर इकोसिस्टम एनालिसिस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस आपका ये आ जाएगा। तो ये आपके 8 टॉपिक्स है जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और आपके सिलेबस में मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो इसमें मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ में ये लेक्चर 1 है, इसके साथ साथ में मैं ये जो नोट्स बनाए हैं ये उसी हिसाब से बनाए हैं कि आप लोग इजीली क्या कर सको, इसके अंदर इसको रिलेट कर पाओगे, कि आपको ये सीधा एक तरीके से आंसर राइटिंग के फॉर्म में है। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्या लिखना है। तो ये पूरा मतलब एक तरीके से आंसर राइटिंग की तरह ही बनाया है, मतलब कि सीधा आपको, अगर आपको क्वेश्चन पूछता तो आपको एज इट इज ये चीज़ लिखोगे, काफ़ी शॉर्ट में है, बहुत ही कम लिमिटेड वर्ड्स के अंदर दे रखा है। तो यही जो मेन टॉपिक है किसी भी आंसर राइटिंग के अंदर, यही सब कुछ होना चाहिए। एग्जामिनर इसमें आपको एक अच्छे नंबर दे सकता है क्योंकि ये टू द पॉइंट ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो पहला जो टॉपिक है इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इकोलॉजी एंड, या फिर कैसा कि डिफाइन इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इकोलॉजी की डेफिनेशन देनी है। तो इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? ये साइंटिफिक स्टडी है, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो एनवायरनमेंट है, मतलब कि हम है, या फिर हम कह सकते हैं एनिमल है, उनका एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, तो उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। और ये डेफिनेशन किसने दी थी? अर्नेस्ट हेक्ल ने दी थी 1966 में, ये डेफिनेशन दे रखी है। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हमको सिर्फ इकोलॉजी और इट्स रिलेवेंस टू मैन डिफाइन इकोलॉजी पूछा है तो इसमें हम तीन डेफिनेशन है इसके अंदर। पहली है वेस्टर्न ने जो दी है, इसके अंदर इसने अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न इन्होंने टोटलिटी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इनकी ये डेफिनेशन है। वही हेक्ल की बात है साइंस ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो साइंस है उसको, वो ये उन्होंने डेफिनेशन को इसको डिफाइन किया है हेक्ल ने। वही टेलर की अगर बात करते हैं, टेलर ने क्या है, साइंस ऑफ ऑल रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ऑल देयर एनवायरनमेंट, जितने भी जो रिलेशंस है सारे ऑर्गेनिज्म के सारे एनवायरनमेंट के साथ में, उन्होंने ये इनकी डेफिनेशन दी है। तो ये तीन डेफिनेशन है अलग अलग आपके ऑथर्स के अकॉर्डिंग। वही स्कोप ऑफ इकोलॉजी इसके साथ में पूछेंगे। तो स्कोप ऑफ इकोलॉजी हम इसमें लिखेंगे क्या होता है। तो पहला जो स्कोप है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, जिसमें हम बायोलॉजी, जियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। और वही है एनर्जी फ्लो के अंदर हमें न्यूटन साइकिल जो हमारी आ जाती है, वाटर साइकिल आ जाती है, पॉपुलेशन डायनामिक्स आ जाते हैं, और बायोडाइवर्सिटी आ जाती है, ये सारी हमारे एनर्जी फ्लो के अंदर आ जाता है। और फिर है हमारा बात कर लेते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट असेसमेंट, हम इकोलॉजी के अंदर देखते हैं। कंजर्वेशन बायोलॉजी हम इकोलॉजी के अंदर देखते हैं। और एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर देखते हैं। और फॉरेस्ट्री और अर्बन प्लानिंग, ये सारी चीज़ें हम इकोलॉजी के अंदर आते हैं। ये तो ये सारी चीज़ें जो इतना भी हमारा एग्रीकल्चर हुआ, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी हुआ, ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है, असेसमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, पॉपुलेशन डायनामिक्स है, ये सारी चीज़ें हमारा एक तरीके से हम पूरी ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी इकोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा ऐसे एक तरीके से ये स्कोप हो जाएगा हमारा इकोलॉजी के लिए। फिर अगर हम बात कर लेते हैं अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ इकोलॉजी टू एनवायरनमेंट, तो आपको उसमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले आप लिखेंगे कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में अब हम बात करेंगे कि प्रिवेंट, जिसमें हमें लैंड डिग्रेडेशन को बताना है, जो कि हमारा सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल का जो लॉस हो रहा है, या फिर जितने भी वाटर इरोजन हो रहा है, चाहे वो एयर से हो, वो इरोजन भी हम इसमें काउंट करेंगे। तो सॉइल को डिग्रेडेशन बचाना है, पोल्यूशन से उसको बचाना है। और स्पेसीज जो हमारी एक्सटिंक्शन हो रहा है, मतलब जो स्पीसीज है, काफ़ी सारी स्पीशीज है जो अभी उनकी जो नंबर है वो काफ़ी कम हो गया है, तो उसको हमें बचाना है। फिर है रिसोर्स एलोकेशन की अगर बात करते हैं, जिसमें हमें स्कैरसिटी अगर कोई भी चीज़ की आ रही है,
तो हम उसको कम करना है, उसको लिमिटेड यूज करना है, और ऐसे हम उसको कह सकते हैं कि हमको उसका अल्टरनेट फॉर्म हमें देखना है। फिर कंपटीशन को हमें क्या करना है, कम करना है इन बिटवीन स्पीसीज, ताकि वो जो भी चीज़ है वो उसका कमी ना हो, वो उसके बीच में उसका जो बैलेंस है वो एनवायरनमेंट में बना रहे। फिर है एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं, जिसमें हम ओवर एक्सप्लोटेशन कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे हम पेट्रोलियम का ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, तो हम उसका अल्टरनेट हमने ले लिया है कि हम ई जो व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो हम यूज करने लगे हैं, या हाइड्रोजन से चलने वाली फ्यूल से अभी ट्रेन वगैरह वो चल रही है, तो उसका हमें अल्टरनेट जो, ताकि क्या हम कर करें, एनर्जी को हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेशन कर सकें। फिर इकोलॉजी, इको फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, क्योंकि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मतलब कि रिसोर्सेज का हम यूज करें विदाउट अफेक्टिंग अवर एनवायरनमेंट, वो हमारा सस्टेनेबिलिटी में आता है। तो रिलेवेंस टू मैन क्या है इकोलॉजी का, अगर ऐसा पूछता है तो आपको ये सीधे 4 पॉइंट लिखना, जिसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसमें आप कंजर्वेशन लिखेंगे, रिसोर्स एलोकेशन लिखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे, और इको फ्रेंडलीनेस, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखने वाले हैं। इसके साथ साथ में मैंने इन नोट्स के अंदर एक मेन चीज़ जो ऐड की है, वो है करंट जितना भी डाटा है हरियाणा का, इससे रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड, या जो स्कीम्स है, ये अगर आपने ऐड कर दी ना, तो आपके अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे सीधा मिलने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर को यही सब चीज़ें की चाहिए कि आपको करंट कितना नॉलेज है, आपको उस स्टेट के बारे में कितना नॉलेज है, और उस सब्जेक्ट में आप कितना मतलब कि करंट डाटा देख सकते हैं। तो जैसे कि वन हेल्थ इन हरियाणा एक मिशन चला हुआ है, तो ये आपको 2025 में चला था, ये आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या और इसके साथ आप जूनोसिस कंट्रोल सेल लॉन्च हुआ था ना 2024 में। फिर यहाँ पे 150 प्लस इस क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस अंडर निकरा प्रोजेक्ट, जो निकरा का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 150 आपके क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस यहाँ पे बनाने की घोषणा हुई थी, ये आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अपन ऐड कर सकते हैं कि इंडिया 30% लैंड प्रोटेक्शन टारगेट बाई 2030। तो यूएनसीसीडी ने क्या किया था, इंडिया का हमारा जो 30% जो लैंड है उसको प्रोटेक्शन करने का टारगेट इन्होंने रखा है 2030 तक। और हरियाणा का क्या है, 82% इरीगेशन वाया वाया ट्यूबवेल होता है, जिसके कारण हमारा क्या दिक्कत आ रही है कि 1.2 मीटर पर ईयर वाटर डिप्लीशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेंशन करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा आंसर राइटिंग के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं कि इकोलॉजी के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी में पहला आ जाएगा, ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट आर म्यूचुअली रिएक्टिव। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट क्या है, एक दूसरे से रिएक्टिव है, मतलब कि वो इंटरेक्ट करते हैं। जैसे हम भी है एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे बारिश आती है तो हम इंटरेक्शन होता है, या समर सीजन में अलग इंटरेक्शन होता है, विंटर विंटर सीजन में अलग इंटरेक्शन होता है। एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी कितनी है, वो सारे हम एक तरीके से हम पूरा जो हमारा रहने का तरीका है, जो भी हमारी एक्टिविटी है, वो सारी एनवायरनमेंट से ही इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते रहते हैं, हमारा खाना पीना। और ऐसा सेम एनिमल्स के साथ भी है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके साथ ये होता है। तो इसमें अगर बात करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन देता है कि व्हाट इज डिफाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, तो उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर म्यूचुअली रिएक्टिव। वो कैसे होते हैं, इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, इसके अंदर आपको ऐड करना है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट आर म्यूचुअली रिएक्टिव, ये मैंने आपको बता दिया। फिर एनवायरनमेंट एक्ट एज ए सीड, जैसे कि सिलेक्ट स्पीसीज विद अडेप्टिव ट्रेड्स। तो आपको भी पता है लैमार्क का भी ये लो है कि एनवायरनमेंट क्या कर सकता है, उन्हीं स्पीसीज को सिलेक्ट करता है जो कि अपने आप को उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाती है, वही जो है उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाती है, वही लोग वहाँ पे अलाइव रह सकते हैं, या जो जिंदा रह सकते हैं। तो एनवायरनमेंट का क्या है, ये एक प्रिंसिपल है। फिर बात करते हैं स्पीसीज मेंटेन जेनेटिक पूल थ्रू ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डिस्पर्सल। तो कोई भी स्पीसीज होती है अपना जेनेटिक पूल कैसे मेंटेन करेगी, उसकी ग्रोथ से, उसका रिप्रोडक्शन जितना फास्ट करेगी, और जितना से ज़्यादा वो डिस्पर्सल करेगी, मतलब कि वो आगे से आगे बढ़ेगी, जितना ज़्यादा वो फैलेगी, उसी हिसाब से उसका जेनेटिक पूल ऐसे ब्रॉड लेवल पे आपको मेंटेन कर पाएंगे। फिर है मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनिज्म, कैसे होता है ग्रोथ, डिस्पर्सल, रिप्रोडक्शन और डेथ से क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। फिर आता है मल्टीपल कम्युनिटीज कैन क्लाइमेक्स रीच क्लाइमेक्स, वो काफ़ी सारी जो कम्युनिटीज है आपकी, वो क्या कर जाती है, क्लाइमेक्स स्टेज पर रीच कर जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं
ऑफ इकोलॉजी इन एक्शन। तो ह्यूमन इकोलॉजी में क्या होगा, ह्यूमन और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन आ जाएगा, निश कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, टर्माइट्स बिल्ड, सिक्स फील्ड, ये तो कोई ज़रूरी नहीं, इसको आप एक बार छोड़ सकते हो, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। ये फ्लो चार्ट आपको जरूर बनाना है अगर ये आपको ये पूछता है, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्शन है, तो यहाँ पे ये दे रखा है। तो इसके बाद में क्या होगा कि आपका जो है एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्शन करना है, उसके बाद में उसका एवोल्यूशन होगा, मतलब उसके अंदर नए कैरेक्टर्स आपके ऐड होंगे, और फिर इसके बाद में इकोसिस्टम का क्या होगा, बैलेंस होगा, मतलब कि आप जैसा जैसे अडेप्ट करते जाओगे, एनवायरनमेंट जैसा है उसी के अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप एनवायरनमेंट में बैलेंस हो पाओगे। और ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, उसके बाद में वो इकोसिस्टम में बैलेंस होते हैं। तो ये एक आप फ्लो चार्ट इसके अंदर बना सकते हैं। फिर दूसरी जो यूनिट है इसके अंदर आपका इकोलॉजी में, वो है नेचुरल रिसोर्सेज देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, या फिर कह सकता है कि डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा कि बाय 2050 30% पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि क्या होगा हमारा 20% वाटर डिमांड को इंक्रीज करने वाला है। तो ये हमारा एक मेन हमारे लिए चैलेंज रहने वाला है। तो फिर इसके बाद में एग्रीकल्चर क्या करता है, हमारा 70% ग्लोबल फ्रेश वाटर यूज को, फ्रेश वाटर जितना भी है उसका हम 70% जो है वो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। वन थर्ड ऑफ लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है हमारा, जो वन थर्ड लैंड है वो लैंड डिग्रेडेशन से सरवाइव कर रहा है, और 24 बिलियन टन सोयल लॉस्ट पर ईयर। और हमारी सोइल कितनी लॉस्ट हो रही है, 24 बिलियन टन पर ईयर हमारी जो सोइल है वो लॉस्ट हो रही है। और इंडिया 18% पॉपुलेशन, इंडिया के पास क्या है, वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन है, और 4% वाटर रिसोर्सेज हमारे पास पूरे वर्ल्ड के इंडिया के पास में है। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन इसमें आप दे देंगे, तो आपको ये स्टैटिक डाटा हो गया थोड़ा, ये वाला जो है ये करंट का हो जाएगा एक तरीके से। तो ये आपको एक बेनिफिट देगा कि ये सारी चीज़ें आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज में इंडिया की कहाँ पर क्या पोजीशन है। फिर इसके बारे में सस्टेनेबिलिटी पे आप आ जाएंगे, जैसे सस्टेनेबल यहाँ पे पूछा है, नेचुरल रिसोर्सेज में हमने इतना ऐड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा ऐड, क्योंकि मैंने आपको दोपहर में आज ही मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा था उन्होंने टू द पॉइंट वो सारी चीज़ें लिख रखी थी, ब्रॉड में ना जाके बस उन्होंने जो मेन चीज़ है वो डिफाइन करती थी। तो हमें यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूछेगा, तो हम यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताएंगे, वाटर एक एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसके बारे में बताएंगे, सोइल हमारा लैंड हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, उसको कंजर्व करना जरूरी है, वो उसके बारे में हमने बता दिया। और हमारा पॉपुलेशन और वाटर के बारे में यहाँ पे बता दिया कि क्यों कम हो रहा है, क्यों ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने इसमें बता दी। तो ये बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है आपका एक आंसर राइटिंग के लिए। तो आप इतना इसमें नेचुरल रिसोर्सेज में लिख देते हैं, अगर आपको पूछता है कि डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, तो आप यहाँ पे अच्छा एक नंबर हासिल कर सकते हैं। फिर है सस्टेनेबिलिटी के अंदर, यहाँ पे आपको पूछेगा सस्टेनेबिलिटी में फिर आपको क्या करना है कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्स, क्यों चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर सस्टेनेबिलिटी। तो इंटीग्रेटेड अडप्शन यहाँ पे चाहिए, और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। सोइल को हमें कवर करना है क्योंकि सोइल लॉस हो रहा है, वाटर को हमें प्रिवेंट, उसको क्या करना है, प्रिवेंट बचाना है, वाटर सेविंग करनी है। बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस हो जाएगी तो हमारे सोइल के अंदर जो माइक्रोबियल बैलेंस है वो नहीं हो पाएगा, और क्लाइमेट के अंदर जैसे इंसेक्ट और पेस्ट का बैलेंस नहीं हो पाएगा, जैसे हमारा पोलिनेशन इफेक्ट होता है, क्रॉप का प्रोडक्शन इफेक्ट होता है, और हमें क्लाइमेट रिस्क के भी हम क्लाइमेट रिस्क में जैसे कि हम जितने भी हार्मफुल केमिकल्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, उसका हमें लिमिट यूज करना है। तो वो सारी चीज़ें हमें बचानी पड़ेगी, तभी हम सस्टेनेबल तरीके से एक तरीके से काम करेंगे। सस्टेनेबिलिटी का आपको सबको पता है कि क्या मतलब होता है, कि सस्टेनेबल का मतलब होता है कि कोई भी काम करना विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को नुकसान ना करते किसी भी चीज़ को लिमिटेड यूज करना, उसी को हम सस्टेनेबल यूज करते हैं, उसी को हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। फिर यहाँ पे दे रखा है कि फंक्शनल सोशल एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हमारा होना चाहिए, कि सोशल और एनवायरमेंट को हमें बिना हम किए ही हमें अपना जो भी है प्रोडक्शन वगैरह वो हम कर सकते हैं। फिर सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे हम सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं, अगर वाटर का अगर सस्टेनेबल यूज करना है तो माइक्रो इरिगेशन में करना है, रिसाइकलिंग वाटर को दोबारा यूज करना है, रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करनी है। सोइल में हमें सोइल कंजर्वेशन टीलेज तो आपने पढ़ा है, इसके अंदर 30% जो क्रॉप रेजिड्यू है वो हमें सोइल सरफेस पे रखते हैं,
क्रॉप रोटेशन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप, जिसमें हम लेग्यूम क्रॉप यूज करेंगे ताकि फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट कम होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। डीप रूटेड के साथ में हम शैलो रूटेड क्रॉप को यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ इसमें आ जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि हमारी सोil फर्टिलिटी बैलेंस रहेगी, हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजर की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉरेस्ट के अंदर हम एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं ताकि इसमें हमारा बैलेंस बन रहने का, फोडर हमें उसके साथ मिल जाएगा, फ्यूल हमें मिल जाएगा, और साथ में हमें हॉर्टिकल्चर अगर हम लगाते हैं उसके अंदर तो हमें फ्रूट वगैरह भी इसमें मिलते हैं। कम्युनिटी मैनेजमेंट करना है, मतलब कि कम्युनिटी का मैनेजमेंट करते हुए जो लोग भी वहाँ पे रह रहे हैं उस कम्युनिटी में, उस विलेज के अंदर, तो हम वहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं तो उनको फ्यूल टिम्बर वगैरह साथ साथ में एक तरीके से एग्रो फॉरेस्ट्री का मैनेजमेंट होगा। फिर वेस्ट में हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं, जितना भी हमारा वेस्ट निकलता है, घर से निकलता है, किचन से निकलता है, या फिर हमारे सिटी से जो निकलता है उसको हम कंपोस्ट बना सकते हैं। जो गोबर निकलता है बायोगैस, हम उसे बना सकते हैं और उसका हम रिसाइकलिंग वगैरह वेस्ट का कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से सस्टेनेबल यूज है। तो सस्टेनेबिलिटी के अंदर आपको पूछ लेता है तो आपने ये चीज़ लिख दी, देन यू विल सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स देन अदर पर्सन। ये चीज़ अगर आपने लिख दी तो यही चीज़ है एक अच्छा आंसर राइटिंग के लिए। फिर यहाँ पे हरियाणा का डाटा ऐड करना है, तो ये तो मेन इंपॉर्टेंट है। ये जो ऐड करता गया ना, हर क्वेश्चन ने जिसने ये ऐड कर दिया, मतलब उस बंदे ने एक अच्छे नंबर सिक्योर कर लिए। हरियाणा का डाटा ऐड कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 82% इरिगेशन वायर ट्यूबवेल्स होता है जिसमें 1.2 मीटर पर ईयर वाटर डिप्लीशन हो रहा है। तो ये सस्टेनेबिलिटी का एग्जाम्पल नहीं है, इसको हमें रिड्यूस करना चाहिए। फिर इसमें आप बता सकते हैं जो एक हमने स्कीम चलाई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसकी हम वाटर यूज एफिशिएंसी हमें इंक्रीज करनी है 48% तक। तो ये सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड स्कीम है। फिर आता है सोइल हेल्थ कार्ड, हमने इशू किया जिसमें कि हम रिकमेंडेशन देते हैं कि आपकी सोइल में किस चीज़ की कमी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो फर्टिलाइजर है वो एप्लीकेशन करना है। ये एक तरीके से सस्टेनेबल यूज है, क्योंकि जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं पे आपको यूज करना है। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है वही चीज़ यूज करना है। एक्स्ट्रा बिना जाने की आपको कितनी रिक्वायरमेंट है आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक सस्टेनेबिलिटी को आपको फेवर नहीं करता है। तो इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड लेके आया गया था कि आपको जितनी सॉइल की रिक्वायरमेंट है उतना ही उसको फीड करना है। तो ये 23 करोड़ इश्यू कर दिए हैं हमने पूरे नेशनल के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर। फिर यहाँ पे एक और स्कीम चल रखी है, इसमें अंदर 500 रुपये पर एकड़ स्टेबल रिटेंशन के लिए देता था, मतलब कि आपकी जो सॉइल में जब हरियाणा और पंजाब में स्टेबल बर्निंग होती थी, जिसको हम पराली बोलते हैं, पराली जलाते थे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्कीम लेके आई, मेरा पानी मेरी विरासत के नाम से, जिसमें क्या है कि ये कंजर्वेशन का ही एक एग्जांपल है, जिसमें कि क्योंकि वो जो बर्निंग होती थी उससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता था, तो इन्होंने क्या किया, स्टेबल रिटेंशन करना है आपको सॉइल में ही उसको वापस से प्लाउइंग लेयर से, या फिर अभी जो पूसा वाला जो आ गया है, वो पूसा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका, हम्म, आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये 500 रुपये पर एकड़ यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी कि आपको 500 रुपये पर एकड़ स्टेबल रिटेंशन के लिए जाएंगे, आप उसको जलाए नहीं, आप उसको सोइल में जैसा है वैसे की वैसे ही रखें। फिर डार्क बॉक्स है यहाँ पे हरियाणा के अंदर 78 आउट ऑफ 1 जो कि 2024 की रिपोर्टिंग के अनुसार है। तो ये एक आपको नेगेटिव यहाँ पे इशू दिखाता है। तो ये चीज़ें आपने ऐड कर दी तो मतलब आपका एक अच्छा हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऐड किया है, शायद यहाँ पे भी मैंने किया था, इसमें नहीं है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है देखो कि एनालाइज ग्राउंड वाटर डिप्लेशन इन हरियाणा, सजेस्ट अ वाटर बेस्ड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान। तो ऐसा क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल सकता है। हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का जो क्वेश्चन पेपर देखा था उसके अंदर हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि एनालाइज ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, जो हरियाणा में ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है उसको हमें एनालाइज करना है, और सजेस्ट करना है वाटर साइड मैनेजमेंट में बेस्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान, कि कैसा हम मैनेजमेंट प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप लोग क्या करना है, आप लोग को इसका आंसर चेक करना है, एक बार लिखना है इसके ऊपर। इसको 10 मार्क्स का कर लीजिए, आप 20 मार्क्स गलत है, तो 10 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है तो आप लोगों को क्या करना है, इसको आंसर राइटिंग करनी है ये इस क्वेश्चन को। एनालाइज ग्राउंड वाटर डिप्लेशन इन हरियाणा, सजेस्ट अ वाटरशेड बेस्ड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान। तो इसके ऊपर आपको आंसर राइटिंग करनी है और आपको देखना है कि आप कितना अच्छा आंसर इसमें लिख सकते हैं। आपको थोड़ा सा हरियाणा के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ का वाटर स्टेटस क्या है, और कितना परसेंट वहाँ पे इरीगेशन किस किस मेथड से कितना क्या हो रहा है, और किस लोकेलिटी में, जैसे हरियाणा में भी कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे वाटर सैंडी सॉइल भी है थोड़ी बहुत, और
ड्राईलैंड टाइप का एरिया भी है, और हरियाणा में आपको काफ़ी सारा पानी भी दिखेगा। तो दो प्रकार की सिचुएशन आपको हरियाणा में दिखती है। तो आपको वो पता होना चाहिए कौन सी पार्ट में कौन सी चीज़ें हैं। और यहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड प्लान आप एक सजेस्ट कर सकते हैं हरियाणा के लिए, कैसा वाटरशेड मैनेजमेंट प्लान यहाँ पे हो सकता है। तो ये दो टॉपिक्स आज हमने कवर कर लिए, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पहला वीडियो है तो मैं इसको शॉर्ट ही रखूँगा। बाकी जो यूनिट बच रहे हैं उनको मैं एक साथ बता दूंगा आपको, एक या दो लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे इकोलॉजी को। तो मेन जो मैंने बताया, ये अगर आप लोग हरियाणा का डाटा इसमें ऐड करते हैं और इसी हिसाब से आंसर राइटिंग करते हैं, अगर आपको पूछ लिया नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या है, तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बस आपको इतना लिखना है, मोर देन सफिशिएंट। एंड आपको सस्टेनेबिलिटी के बारे में इतना लिखना है, और साथ में हरियाणा का डाटा ऐड कर देना। ये आपका काम हो जाएगा। आप अगर इसी तरफ से, अगर 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपके 7 से 8 नंबर कोई नहीं ले जा सकता। आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप अच्छे से इसको लिखते हैं, इसी मेथड से आपको लिखना है। और बात आती है कि 300 वर्ड की, क्योंकि आपको 300 वर्ड की लिमिट तक आपको अलाउ करता है हरियाणा के अंदर मेंस राइटिंग के लिए। तो ये मतलब नहीं है कि अगर 300 के लिए आपको कह रहा है, क्योंकि वो आपके पास 3 घंटे का टाइम है, काफ़ी लिमिटेड टाइम है, 15 क्वेश्चन आपको करना है, 150 नंबर का पेपर है। अगर आप 300 वर्ड्स लिखने बैठेंगे पर क्वेश्चन में, तो आप पेपर किसी भी कंडीशन में पूरा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप 300 क्वेश्चन अगर लिखते हैं, आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छी है, तो वो एक तरीके से एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो वो काफ़ी सारे रामायण नहीं देखता, उसको टू द पॉइंट चीज़ें चाहिए। आपने 150 या 200 वर्ड्स में पूरी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया टू द पॉइंट, रामायण ना लिख के, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे वही, जबकि आपने पूरे 300 वर्ड्स में आपको उस आंसर लिखा है, और टू द पॉइंट वो सारी चीज़ें नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ें आपने ऐड कर दी जिनका कोई मतलब नहीं है, तो पूरे वर्ड्स लिमिट पूरे करने के लिए, तो आपको इतने अच्छे मार्क्स वहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। जबकि 150 से 170 वर्ड्स में जो कैंडिडेट ने उसका आंसर राइटिंग कर दी और टू द पॉइंट उन्होंने लिखा है, उसको ज़्यादा नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सेशन कैसा लगा, और मैं आपको बता दूं कि एग्री कॉन्सेप्ट का मैंने मेंस के लिए, आपका हरियाणा के लिए एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, और उसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करिए। वहीं पे आपको पीडीएफ वगैरह में सारी चीज़ें वहीं पे शेयर करता रहता हूँ, और कॉपी वगैरह भी मैंने वहीं पे शेयर करी है, और पेपर वगैरह भी था जो डिप्टी डायरेक्टर का था सेम पैटर्न पे, वो मैंने भेज दिया है। तो सेशन कैसा लगा, और तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।